नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं और आप आज तक पर देख रहे हैं दस्तक। आज की दस्तक देने से पहले ये जान लीजिए, समझ लीजिए कि आप कोई प्रतियोगी परीक्षा पास करने के लिए चलें और आपके पास कॉपी हो, कलम हो, लेकिन किताब नहीं हो, तो क्या बिना पढ़ाई लिखाई के आप एग्जाम पास कर पाएंगे? आप किचन में जाएं, आपके पास सब्जी हो, मसाले हो, गैस कनेक्शन हो, लेकिन चूल्हा ही ना हो, तो क्या आप खाना पका पाएंगे? आपके पास गाड़ी हो, आप गाड़ी चलाना चाहें, आपके पास कार हो, बाइक हो, चाबी हो, लेकिन तेल नहीं, तो क्या आप कार, गाड़ी, मोटरसाइकिल, स्कूटर चला पाएंगे? हमारे कहने का मतलब यह है कि किसी भी काम के लिए जैसे कुछ बेसिक बहुत जरूरी चीजें होती हैं, वैसी ही किसान को खेत में फसल बोते समय खाद की जरूरत होती है। लेकिन हमारे देश के कई राज्यों में खाद ही नहीं है, राजनीति बस बहुत ज्यादा है। यूरिया के लिए किसानों को लाठीचार्ज की खबरें आमतौर पर आती रहती हैं, लेकिन खाद के लिए किसान तो अब भी लाठी खा रहा है। रात भर किसानों को यूरिया के लिए कतारों में खड़े रहना पड़ता था, लेकिन किसान को तो अब भी कई दिन लाइन लगाने पर भी खाद नहीं मिलती। तो क्या खाद पर राजनीति हुई, लेकिन खाद की किल्लत नहीं घटी? मैं 8-6 दिन से आ रहा हूँ। 2 दिन से लगातार लग रहा हूँ लाइन में। जे दिन में खेती का काम करेंगे, जहाँ लाइन में लगने आ। शहर में अगर आप टीवी देख रहे हैं और सोचते हो कि किसान के खाद संकट का शहर वालों से क्या संबंध, तो जान लीजिए, रोटी जिस गेहूं के आटे से आप बनाकर खाते हैं, जिस सरसों के तेल में सब्जी छौंककर आपके घर में पकाई जाती है, जो चना आप अपनी सेहत के लिए बहुत जरूरी मानते हैं, जिस गन्ने से तैयार चीनी की मिठास आप जिंदगी में महसूस करते हैं, ये सब कुछ अगले सीजन में आप अपने शहर के मॉल में जाएंगे या पास के किसी राशन वाले के पास सस्ता नहीं मिलने वाला, अगर किसान को अभी खाद समय पर नहीं मिली तो। हालत ये कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा समेत कई राज्यों में अभी किसानों को खाद जरूरत मुताबिक वक्त से नहीं मिल पा रही। नतीजा ये है, या तो राजस्थान के भरतपुर में आपस में ही किसान खाद पाने के लिए हताश होकर भिड़ जा रहे हैं, एक दूसरे को मारने पीटने लग रहे हैं। ठीक इसी तरह मध्य प्रदेश के दतिया में हुआ, जब यहाँ किसान को अपने खेत में डालने के लिए डीएपी पाने को घंटों लाइन लगानी पड़ी। जब बोरी मिलने की बारी आई, किल्लत के कारण किसान आपस में लड़ गए। जब दिन बीतते जा रहे हैं और खाद जरूरत मुताबिक नहीं मिल पा रही, तो दावा है किसान खुदकुशी कर ले रहा है। लाइन में खड़े खड़े दिल का दौरा पड़ने से मर जा रहा है। ये 2 तस्वीरें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में दावा है अशोकनगर में किसान ने खाद न मिलने पर जान दे दी। उत्तर प्रदेश में परिजनों के मुताबिक 2 किसानों ने खाद की किल्लत के आगे निराश होकर जान दी और 2 किसानों की मौत लाइन में इंतजार करते हो गई। फिर खाद से शुरू हुई राजनीति खाद पर ही पहुंच जाती है। सरकार पूरी तरह से फेल है। किसानों के प्रति सरकार ने किसानों को एकदम पूरी तरह से नकारा है। लखीमपुर में किसान परिवार, आगरा में दलित परिवार के बाद अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ट्रेन से सफर करते हुए ललितपुर पहुंचती है। ललितपुर में प्रियंका किसान के रोते परिवार का हाथ पकड़कर ढांढस बंधाती है। खाद वक्त पर न मिलने से हताश होकर जान गंवाने वाले किसान की बेटी को सांत्वना देती है, पानी पिलाती है, सिर सहलाती है। यहाँ 4 परिवारों से मुलाकात करती है। दावा है कि इन 4 परिवारों के किसानों ने खाद न मिलने पर या तो सुसाइड किया या खाद की लाइन में खड़े खड़े दम तोड़ दिया। सब खेत सूखे पड़े थे, उन्होंने देखा कि अब इसमें कुछ नहीं है,
अब हम क्या करें, खाद ना मिल ली, इससे हमने आत्महत्या कर ली, मतलब पेड़ पे चढ़ के फांसी लगा ली। शायद में चक्कर आया, लाइन में लगा था तो गिरा, तो हमने उसको उठाया और टैक्सी में रखा तो अस्पताल लाए। आज मौत हो गई। आज मौत हो गई। क्या नाम था आपके भाई का? महेश कुमार। कितनी जमीन है आप लोगों की? हमारे भाई के पास सिर्फ 80 डिसमिल जमीन है, एक बोरी के लिए लगा था। दावा है कि महेश और महेश जैसे 4 और किसानों की जान सिर्फ 1 या 2 बोरी खाद वक्त पर न मिल पाने के कारण हुई। या तो खुदकुशी की या लाइन में मर गए। प्रशासन इस बात से इनकार करता है। ललितपुर में जिले के प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव से सवाल करिए तो जवाब मिलेगा पता नहीं। सर, ललितपुर में किसान ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। परिवार का कहना है कि 3 दिन से वो लाइन में लग रहा था, लेकिन खाद नहीं मिली, इसलिए उसने फांसी लगा ली। आज जांच कराई जाएगी। सरकार मेलवाना खुद में कोई आई नहीं सूचना है। इस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों को आलू, सरसों, चना, मटर और गन्ना की बुआई करनी है। खेत तैयार करने के बाद बुआई के साथ तुरंत खाद के तौर पर डीएपी की जरूरत होती है। समय रहते खाद पूरी न मिले तो पौधा छोटा होगा, दाने छोटे होंगे, पेड़ सूखता है, यानी फसल बर्बादी होगी तो किसान भी परेशान होगा और आप भी, क्योंकि तब उपज कम होने से दाम बढ़ेंगे। अगर खाद के इंतजार में बुआई किसान देर से करेगा तो भी फसल में देरी होगी और फिर बाजार में कमी से दाम बढ़ेंगे। आप भी परेशान होंगे और किसान भी, यानी किसान की खाद संकट का असर गांव और शहर दोनों पर पड़ेगा। आप खुद ही देख रहे हैं, जब आपके मंत्री के बेटे ने किसी को कुचल दिया है 6 किसानों को, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। वो मंत्री अभी भी बना है तो उसके अंडर इंक्वायरी क्या होगी? आप खुद ही देख रहे हैं, लखीमपुर से लेके बुंदेलखंड तक किसानों की क्या स्थिति है। हम लोग आते हैं, मिलते हैं, हम सुनते हैं, दिल दहल जाता है। कांग्रेस एक नौटंकीबाज पार्टी है। जब ये शासन में थे, देश भर में किसानों को केवल लाठी खानी पड़ती थी खाद बीज के लिए। जब से देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हुए हैं, तब से शायद पहली बार कुछ मैं समझता हूं कि दिनों के लिए 2, 4, 10 दिन के लिए थोड़ी क्राइसिस हुई थी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम जिसे थोड़े दिन की क्राइसिस कह रहे हैं, वही कुछ दिन दरअसल किसान के लिए सबसे अहम होते हैं। किल्लत हर तरफ है। मध्य प्रदेश के विदिशा में किसानों ने खाद लेने के लिए अपने दस्तावेज जमीन पर लाइन लगाकर रख दिए। ये तस्वीरें किसान की मुसीबत की गवाही है, क्योंकि किसान अगर बुआई के लिए खेत तैयार करने के बाद तुरंत डीएपी यानी डाई अमोनियम फास्फेट खाद नहीं पाएगा तो खेत सूख जाएगा और बुआई में फिर देरी होगी। किसान इतना परेशान है कि गांव में रहकर खेती का काम करे या जब भेड़ बकरियों की तरह लाइन में लगने आए, पैसे देने के बाद खाद नहीं मिल रहा। किसानों को खाद मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्यों की तरफ से केंद्र को डिमांड पहले से रखने पर तय होती है। केंद्र उसी हिसाब से खाद की सप्लाई राज्यों को करता है। सवाल उठता है कि इस बार क्या राज्यों ने सही समय पर जरूरत मुताबिक खाद की डिमांड केंद्र को नहीं दी, या फिर केंद्र के रसायन उर्वरक मंत्रालय की तरफ से खाद की सप्लाई पूरी नहीं हो रही। जो किसान लाइन में लगाकर लाचार कर दिए गए, उन्हें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अब कहते हैं भरोसा रखिए। किसान आश्वस्त रहे, हम पूरी ताकत से खाद की व्यवस्था में लगे हैं और भारत सरकार का सहयोग मिल रहा है। चिंता करने की जरूरत नहीं, धैर्य रखें। कहां से रखे किसान भरोसा? कर्ज पहले से सिर पर है। एक सीजन की फसल ठीक से ना हो तो कर्ज चुकाने, परिवार चलाने का पैसा कहां से आए? अशोकनगर में गुस्साए किसानों ने सहायक खाद्य अधिकारी को गाड़ी में बैठते वक्त घेर लिया। किसान अपराध करने को मजबूर हो जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में किसान अगर श्रम राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत से खाद न मिलने की शिकायत करते हैं तो दावा है कि जवाब में मंत्री जी का रुआब देखने को मिलता है। मेरी भी सुन लो। हाँ। आपको वोट देना हो देना, नहीं देना हो नहीं देना, लेकिन काम हम वो करते हैं। किसानों की मजबूरी का फायदा अब जमाखोर, भ्रष्टाचारी अधिकारी और व्यापारी उठा रहे हैं। कालाबाजारी करके किसानों को महंगी कीमत पर खाद बेच रहे हैं। तो क्या सच ये मान ले कि खाद की किल्लत के मुद्दे पर राजनीति तो खूब हरी भरी हो लेती है, लेकिन देश का किसान वापस खाद के संकट के बीच खड़ा कर दिया जाता है? आज तक ब्यूरो। अक्टूबर खत्म होने वाला है लेकिन महंगाई नहीं। क्या आपको पता है कि अक्टूबर में जितना आपके ऊपर तेल की महंगाई का बोझ आया, उससे कहीं ज्यादा चुनावी चंदे की कमाई का इंतजाम हो गया। कैसे हम आपको बताते हैं। जानकारी मिली है कि अक्टूबर के महीने में 1 से लेकर 10 तारीख के बीच
10 दिन में 614 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे गए हैं। अंदाजा लगाइए आप, जबकि इसी अक्टूबर के 29 दिन में 22 बार पेट्रोल और डीजल के दाम देश में हमारे काफी बढ़ गए। मतलब ये हुआ कि 5 राज्यों में होने वाले चुनाव से पहले ये 614 करोड़ रुपए के बॉन्ड पार्टियों को चंदे के तौर पर देने के लिए खरीदे गए, ऐसा माना जा रहा है। जबकि एक महीने के अंदर पेट्रोल 7.5 रुपए और डीजल 8.95 रुपए महंगा हो चुका है। अब आप अंदाजा लगाइए कि ये क्या है। और इस तुलना के बाद ये शुक्र मनाइए कि आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, भोपाल, पटना, जयपुर में रहते हैं, वरना कहीं आप बालाघाट, अनूपपुर और श्री गंगानगर में होते तो समझते महंगाई और कितनी ज्यादा है। बहुत मुश्किल आ रही है, बाहर जाने का मन ही नहीं करता है, क्या करेंगे। पहले 100 रुपए में 2 दिन गाड़ी चलती थी, आज 1 दिन नहीं चल रही है। आर्थिक रूप से आम जनता के ऊपर लोड पड़ रहा है इस चीज का। ये आदमी उसमें खाएगा क्या, कमाएगा क्या? जो कमाएगा तो उसमें चला जाता है, सरकार को में चला जाता है। दिल्ली वाले अगर देश की राजधानी में रहने का दम भरते हैं तो एक बार मध्य प्रदेश के बालाघाट हो आए। मुंबई वाले अगर सोचते हैं कि वो आर्थिक राजधानी में रहते हैं तो कभी मध्य प्रदेश के अनूपपुर में जाकर तेल भराएं। मध्य प्रदेश का बालाघाट देश का वो जिला है जहां के लोग गा सकते हैं कि दिल चीर कर देख, तेल का महंगा दाम होगा। और मध्य प्रदेश के अनूपपुर के लोग इस वक्त देखा जाए तो देश में विकास के लिए सबसे ज्यादा योगदान प्रतिदिन कर रहे हैं। भारत के किसी भी बड़े महानगर में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को चुकाते हुए परेशान हो रहे लोगों को तो खुद जाकर ये पता करना चाहिए, आखिर मध्य प्रदेश में बालाघाट और अनूपपुर के लोग कौन सी चक्की का आटा खाते हैं जो भारत में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल आगे आकर भराते हैं। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, भोपाल सब पीछे हैं। अनूपपुर और बालाघाट के लोग महंगाई झेलने में सबसे आगे। अनूपपुर के लोगों के लिए अभी पेट्रोल 120 रुपए के पार है और बालाघाट के लोग भी कुछ पैसों से पीछे चलकर रेस में 119 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर का दाम चुका रहे हैं। दावा है कि सिर्फ राजस्थान का श्री गंगानगर ही इन दोनों से महंगाई के विकास में सबसे आगे है। मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां प्रति व्यक्ति आय महीने के 5,000 रुपए से भी कम है, लेकिन इसी एमपी के 2 जिले अनूपपुर और बालाघाट के लिए ऐसा मान लिया गया है जैसे यहाँ रहने वाले अकुत संपदा के मालिक हों। अगर सरकार और तेल कंपनियों ने ऐसा नहीं माना है तो फिर क्या वजह है कि सिर्फ दिल्ली, मुंबई जैसे महानगर ही नहीं बल्कि अमेरिका के न्यूयॉर्क से भी ज्यादा महंगा पेट्रोल और डीजल इन 2 जिलों में बिक रहा है। इसी सवाल के जवाब में महंगाई से जली बालाघाट और अनूपपुर की जनता पूछती है, कौन सा कोई बाबा जी का खजाना दबा था जो इतना महंगा तेल देश में ये 2 जिले भराते हैं। लग रहा गाड़ी को जला दे या फिर फेंक दे या फिर बेच दे, क्या करेंगे। महंगाई है कि खाद्य पदार्थ भी हो गया। सरकार को कोई उम्मीद है आपको? सरकार जो है तो उम्मीद क्या कर सकता है इंसान। अति पिछड़े आदिवासी जिले अनूपपुर की आबादी 12 लाख है। 70% जनसंख्या यहाँ की गांवों में रहती है। 50% से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। लेकिन दिल्ली, मुंबई के सबसे अमीर आदमी की करोड़ों की कार में पड़ने वाले डीजल से ज्यादा महंगा तेल अनूपपुर के लोग डलवाते हैं। हालत ये कि अनूपपुर से आने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री जी का ड्राइवर भी कहता है, साहब बगल वाले जिले में सस्ता डीजल डलवा ले क्या। मेरे ड्राइवर बोला कि साहब यहाँ से डीजल मत भराइए, वहाँ से भराइए। मैं कहा क्यों? बोला वहाँ 10 रुपया सस्ता मिलता है, यहाँ 10 रुपया महंगा मिलता है। तो हर प्रांत के गवर्नमेंट अपने हिसाब से बेल्ट लगाते हैं, जिसके चलते ढुलाई और खर्चा के चलते रेट बढ़ती। हमें भी अफसोस है। सोचिए, जब मंत्री जी को अफसोस है तो अनूपपुर और बालाघाट के लोग कैसे तेल भराते होंगे, जो सोचते होंगे कि बस बूंद बूंद किसी तरह निचोड़ ले। देश में दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों से ज्यादा महंगा तेल भराने को मजबूर बालाघाट की भी हकीकत जानिए। आबादी कुल 17 लाख है, जिसमें 3.5 लाख लोग ऐसे जो सरकारी राशन ना मिले तो पेट ना भर पाए। हालत यह है कि अब बालाघाट की जनता महंगाई का दर्द झेलने में खुद को परमवीर मानकर गर्व करने लगी। तो काफी प्राउड फील कर रहे हैं। सुर्खियों में बालाघाट नाम जुबान है, पूरा राष्ट्र में फैल गया है।
लेकिन इसकी बहुत बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ रही है कि 119 रुपये 70 पैसे आज पेट्रोल हो गया। यानी तभी जो पेट्रोल हम 10 दिन में भराते थे आज 6 दिन में भराना पड़ रहा है। गाड़ी फुल टैंक या 500 रुपये का जो भी था, बजट पूरा गड़बड़ा गया है। सवाल उठता है कि बालाघाट हो, अनूपपुर हो या फिर राजस्थान का श्रीगंगानगर, यही जिले क्यों लगभग रोज सुबह खुद को महंगाई के आसमान पर सबसे ऊपर पाते हैं? क्यों यहाँ सबसे महंगा तेल बिकता है? जवाब अनूपपुर में पेट्रोल पंप मालिक देते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है भैया ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जो हम लोगों को सबसे ज्यादा पड़ती है। वो डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट वेरी करता है। जितना दूर हमारे डिपो से हमारा पेट्रोल पंप रहेगा उस पर वो डिपेंड करता है कि कितनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। हमारा सबसे ज्यादा दूर में, मतलब जिला डिपो से जितना दूर, ट्रांसपोर्ट का खर्चा जुड़ने से महंगाई उतनी भरपूर। इसीलिए शुक्रिया कहिए राजस्थान के श्रीगंगानगर, मध्य प्रदेश के अनूपपुर और बालाघाट के लोगों का, जो महंगाई के मोर्चे पर सबसे आगे बढ़कर अपनी जेब की कुर्बानी देश में दे रहे हैं। बालाघाट जिला इतना दूर है कि यहाँ रहने वाले यदि अपनी गाड़ी में तेल भरवाकर भोपाल आना चाहे अपनी बात कहने भर के लिए, तो फिर जिले की आधी आबादी ऐसी होगी जिसे पेट्रोल डीजल डलवाने के लिए भी कर्जा लेना पड़ेगा। अतुल वैद्य और रावेंद्र शुक्ला के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। आज उत्तर प्रदेश में अमित शाह ने अपना चुनावी प्रचार शुरू कर दिया। संगठन के बाहर अमित शाह ने 1.5 करोड़ नए वोटर जोड़ने की रणनीति बनाई और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर हर अटकल का आज अंत कर दिया। उत्तर प्रदेश से आई आज की राजनीतिक दस्तक देखिए। भारत माता की। 2014 से 2019 तक उत्तर प्रदेश में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाने में अमित शाह का रोल सबसे बड़ा रहा। अब यूपी में प्रचार करने आए गृह मंत्री ने चेहरे को लेकर सारी अटकलों को विराम दे दिया। स्पष्ट कर दिया 2022 में योगी सीएम बनेंगे और 2024 में मोदी पीएम। मोदी जी को फिर से एक बार 24 में प्रधानमंत्री बनाना है तो 22 में फिर एक बार योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। 2014 में यूपी में बीजेपी के लिए कमान संभाली थी। 2017 और 2019 में बीजेपी अध्यक्ष रहते अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में पार्टी को नंबर 1 किया। इस बार फिर 1.5 करोड़ नए वोटर को पार्टी से जोड़ने के लक्ष्य के साथ शाह ने प्रचार की शुरुआत की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन के कारण स्थिति संभालनी है, शायद इसीलिए कैराना का पलायन पहले याद कराया। मेरा तो खून खोल जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कैराना से पलायन शुरू हुआ था। यहाँ लखनऊ के हुक्मरानों का नींद नहीं उड़ता था। आज मैं कहने आया हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है पलायन करने की। पलायन कराने वालों का पलायन हो चुका। अमित शाह का अंदाज ये है कि वो मैदान में उतरते ही टारगेट फिक्स कर देते हैं। मुख्यमंत्री 350 सीट की बात करते आए, अमित शाह ने फिलहाल 300 पार का लक्ष्य रखा। मुझे विश्वास है 2022 में फिर से हम 300 पार करने वाले हैं और योगी जी के नेतृत्व में नल से जल की योजना भी यहाँ समाप्त होकर रहेगी। अभी अखिलेश यादव अपनी रथ यात्रा लेकर निकले हैं। प्रियंका गांधी ललितपुर में पीड़ित किसानों से मिलने पहुंची। तब अमित शाह ने लखनऊ से दोनों दलों की सक्रियता पर वार किया। ये अखिलेश एंड कंपनी 2014, 17 और 19 में हमें ताने लगाती थी, मंदिर वही बनाएंगे, तिथि कभी नहीं बताएंगे। अखिलेश बाबू, तिथि बताना नहीं, मंदिर की नींव भी डाल दी है। आप तो 5,000 रुपया देने से भी चूक गए। सरकार ने किया क्या है? नौकरी रोजगार है नहीं, उद्योग लगे नहीं, इन्वेस्टमेंट आया नहीं, तो इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता न केवल इनको खदेड़ेगी बल्कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। अमित शाह ने पार्टी मुख्यालय में संगठन की बैठक की। दावा ऐसी 5 बैठकें होगी। शाह संगठन के जरिए चुनावी मैनेजमेंट में माहिर है। नए वोटर को जोड़ने का कैंपेन उसी का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में पिछले 3 दशक का इतिहास रहा है। 5 साल में सत्ता पलटी है। अमित शाह क्या उस इतिहास को भी पलट पाएंगे? कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर हम रुक रहे हैं। लौट कर जब आएंगे तो आपको बताएंगे रिहाई अभी बाकी है। आप देखते रहिए आज तक।
स्वागत एक बार फिर से आपका। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आर्यन की रिहाई अभी बाकी है और इसके लिए आर्यन खान को आज की यानी कि एक और रात इंतजार करना होगा और परिवार ये उम्मीद कर रहा है कि आज की रात आर्यन खान की आर्थर रोड की जेल में अंतिम रात होगी। इसके बाद उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा। कल की सुबह मन्नत में खुशियां लेकर आएगी जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। पूरे परिवार को उस पल का इंतजार है जब जेल से रिहा होकर उनका बेटा आर्यन घर वापस आएगा। कहते हैं खुशियां लंबा इंतजार करवाती है, वही इंतजार आज ये मन्नत कर रहा है। आर्यन की जेल से रिहाई का, शाहरुख खान के बेटे के घर आने का। लेकिन ये इंतजार अब एक दिन के लिए और बढ़ गया है। आर्यन खान को एक और रात आर्थर रोड जेल में काटनी होगी। जेल अथॉरिटी ने कंफर्म कर दिया है कि आज की रात आर्यन को जेल के अंदर ही बितानी पड़ेगी। कल 11 बजे के बाद किसी भी वक्त आर्यन खान जेल से बाहर आ सकते हैं। लेकिन जो ये प्रशंसकों का जमावड़ा लगा हुआ तो शाहरुख खान को देखने के लिए और पिछले काफी दिनों से जो ये सुर्खियों में है, मीडिया की सुर्खियों में क्रूज ड्रग्स पार्टी जिसमें आर्यन खान जेल के अंदर गए थे, तो कई कौतूहल में यहाँ पर आए हुए थे। लेकिन इंतजार सभी को था कि इसी जेल से आर्थर रोड का ये मेन एंट्री का जो गेट है जिसके अंदर गए थे आर्यन खान, 25 दिन पहले बाहर आ जाएंगे। लेकिन चूंकि रिलीज ऑर्डर अभी तक आया नहीं है, इस वजह से आज की रात भी उन्हें आर्थर रोड जेल में बितानी होगी। आज मन्नत पूरी तरह से तैयार था। कल आर्यन की जमानत की खबरों के बाद यहां मन्नत के बाहर पटाखों का शोर सुनाई दिया, तो वहीं आज मन्नत को रोशनी से गुलजार करने की तैयारी थी। आर्यन के स्वागत के लिए घर में फूलों की खेप पहुंची थी। बाहर फैंस का जमावड़ा था। हर किसी को बस उस पल का इंतजार था जब शाहरुख खान अपने बेटे को लेकर वापस मन्नत पहुंचे। काफ़ी सारे फैंस यहाँ पर जमा हो चुके थे, बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी और यहाँ पर पूरी तरीके से ये रोड पर ट्रैफिक जाम भी हो चुका था। लेकिन फिर मुंबई पुलिस को बुलाया गया। मुंबई पुलिस की लोकल और पुलिस और ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर आ गई और ये एक उम्मीद लगाई जा रही थी चित्रा कहीं ना कहीं कि आज देर शाम भी हो या 7 बजे तक भी हो तो आर्यन खान छूट के आ जाए। तो पूरी तैयारियाँ की थी, लाइटें लगाई गई थी, हमने बहुत सारे स्टाफ्स देखे, गुलदस्ते मन्नत के अंदर जा रहे थे। लेकिन बहरहाल कि आज वो आर्यन खान मन्नत नहीं लौटेगी। लेकिन अभी भी हमें जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अंदर बहुत जबरदस्त तैयारियां की जा रही है। परिवार के लिए एक एक दिन भारी है, एक एक पल भारी है। 28 दिन हो गए मां गौरी खान को आर्यन से मिले हुए। 21 दिन हो गए आर्यन को आर्थर रोड जेल में। जमानत मिली लेकिन रिहाई का इंतजार एक दिन और बढ़ गया। दोपहर करीब 3:15 बजे बेल के ऑर्डर जारी हुए तो करीब 3:30 बजे मन्नत से गाड़ियों का काफिला निकला। बताया गया कि इस गाड़ी में शाहरुख खान सवार थे जो अपने बेटे को लेने के लिए निकले थे। जो कपड़े थे, कपड़ों से, काले कपड़ों से पूरे शीशे को ढक लिया गया था और ये जो गाड़ी है वो शाहरुख खान की है और मन्नत के अंदर से ही ये गाड़ी निकली है और शाहरुख खान के जो पर्सनल खास बॉडीगार्ड है वो आगे बैठे हुए थे। तो शायद यहाँ से ये गाड़ी अब आर्थर रोड जाएगी। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा था गौरव, ज्यादा समय नहीं लगेगा। फैंस की भीड़ देखे यहाँ पर खचाखच भरी हुई। ये बैंड स्टैंड के बाहर ये जो लोग हैं ये फैंस मौजूद है और शाहरुख खान के ये सारे सपोर्टर्स है किसी तरह से एक कोशिश चाह रहे हैं, एक उनकी चाह है कि एक बार वो शाहरुख खान को देख सके। दूसरी ओर आर्यन की रिहाई की कानूनी प्रक्रिया तेज हुई। शाहरुख खान की करीबी दोस्त जूही चावला आर्यन केस की जमानती बनी, जो आज आर्यन के वकील सतीश मानसिंदे के साथ एनडीपीएस कोर्ट पहुंची, जहां जूही चावला ने अपनी पहचान से जुड़े कागजात दिखाए, वहीं जमानती पेपर पर साइन किए। अच्छा, बस आर्यन घर आ जाएगा, इसकी खुशी है एंड आई थिंक इट्स अ बिग रिलीफ फॉर एवरीबॉडी। क्या प्रक्रिया नहीं, वो सब रहने दीजिए, बट द मेन थिंग इज बस अब बच्चा घर आ जाएगा। वक्त रेत की तरफ फिसल रहा था। आर्थर रोड जेल का ये बॉक्स उस कॉपी का इंतजार कर रहा था जो आर्यन को जेल से बाहर लाने के लिए चाहिए था। जी देखिए, जो हमें जानकारी है कि इसके जो पेटी है इसके अंदर रिलीज ऑर्डर आएगा जो सेशन कोर्ट से निकल गया था। इसके अंदर पेटी में डाला जाएगा। उसके बाद जो अधिकारी है वो यहाँ से इसको निकालेंगे और बहुत मुमकिन है कि 30 से 40 मिनट का वक्त लगेगा। उसके बाद जो आर्यन खान है वो बाहर आ जाएंगे। आर्यन की रिहाई के लिए आर्थर रोड जेल तक कागज करीब 5:30 बजे तक पहुंचने थे। सतीश मानसिंदे
सेशन कोर्ट से आर्थर रोड जेल के लिए रवाना हुए, लेकिन रिहाई के कागज वक्त पर आर्थर रोड जेल नहीं पहुंच पाए। अब आर्यन खान को एक दिन और आर्थर रोड जेल में बिताना होगा। परिवार का एक दिन का इंतजार और बढ़ गया है। मन्नत को उम्मीद है कि ये मुश्किलों की आखिरी रात होगी। कल की सुबह परिवार के लिए खुशियां लेकर आएगी। उम्मीद की जा रही है कल सुबह 11:30 बजे तक आर्यन खान जेल से बाहर आ सकते हैं। मुंबई से अरविंद ओझा, विद्या, उमेश शुक्ला के साथ आज तक ब्यूरो। आर्यन खान को अदालत से जमानत मिलने के 24 घंटे बाद भी रिहाई नहीं हो सकी। उम्मीद थी कि आर्यन आज ही रिहा होकर अपने घर पहुंच जाएगा, लेकिन कागजात का ऐसा फेर फंसा कि आर्यन की रिहाई एक दिन और टल गई। आखिर कहां देरी हुई जिसने आर्यन का इंतजार एक दिन के लिए और बढ़ा दिया? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जिस गाड़ी को आर्थर रोड जेल कागजों के साथ शाम 5:30 बजे तक पहुंचना था, वो गाड़ी शाम करीब 7:30 बजे पहुंचती है। जिस गाड़ी से आर्यन खान को आर्थर रोड जेल से मन्नत का सफर तय करना था, वो गाड़ी बैरंग जेल के बाहर से यू टर्न लेकर लौट जाती है। एक गाड़ी में शाहरुख खान का बॉडीगार्ड था, तो वहीं दूसरी गाड़ी में वकील बैठे हुए थे। इस देरी ने आर्यन की आर्थर रोड जेल से रिहाई का इंतजार एक दिन के लिए और बढ़ा दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने तकरीबन 3:30 बजे आर्यन खान की लीगल टीम को 5 पन्नों का ऑपरेटिव ऑर्डर दे दिया था। पूरी भरसक कोशिश करने के बावजूद जो उनकी लीगल टीम है, वो कार्रवाई जो निचली अदालत में होनी थी वो नहीं कर पाई। उन्होंने बहुत कोशिश की कि जो श्योरिटी है, जिसमें काफी समय लगता है, वो जल्द से जल्द हो जाए। उस प्रक्रिया में वो कहीं पीछे नहीं हटे और जूही चावला को श्योरिटी के तौर पर लेके आए थे। जूही चावला अदालत में काफी देर रुकी और जो पूरा प्रोसीजर होने तक उन्होंने कोर्ट के जितने भी स्टाफ हैं, क्योंकि जैसे ही खबर फैली कि जूही चावला अदालत आई हैं, तो दूसरी अदालतों से भी कई सारे कोर्ट स्टाफ आके उनके साथ फोटो खिंचाने पहुंचे। तो इस दौरान जूही चावला तो बेहद काफी बिजी रही, लेकिन इतनी देर में जो बाकी की कार्रवाई होनी थी, जैसे कि कागजात पूरे होने थे, जज के सिग्नेचर होने थे, कई सारे जो डॉक्यूमेंट्स का काम था, वो आर्यन खान की लीगल टीम ने पूरी की। जहां आज एक एक पल आर्यन की रिहाई के लिए अहम था, वहीं छोटी छोटी कार्रवाई इंतजार और लंबा करती चली गई। जूही चावला आर्यन की जमानती के तौर पर पेश हुई। जमानती की 2 तस्वीरों की जरूरत थी, लेकिन जूही के पास 2 तस्वीरें नहीं थी। इस बात पर कोर्ट ने वकील को फटकार लगाई। थोड़ी देर में जूही की 2 फोटो लाई गई। फोटो आने के बाद कागज पूरे हुए। इससे पहले सतीश मानशिंदे दोपहर में जूही चावला को लेकर सेशन कोर्ट पहुंचे, जहां कागजी कार्रवाई का दौर चला। मानशिंदे ने जज से कहा कि हमारे दस्तावेज तैयार हैं। सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट में थोड़ा वक्त है, तब तक आप जमानती को देख लें। जज ने पूछा कि ऑर्डर की कॉपी कहाँ है। मानशिंदे ने जवाब दिया, डिटेल ऑर्डर नहीं मिला, अभी ऑपरेटिव ऑर्डर है। मानशिंदे ने कहा कि हमारे कागज तैयार हैं, हम जमानती को पेश करते हैं। मानशिंदे ने जूही चावला के कागज दिखाते हुए कहा कि जूही का आधार और पासपोर्ट यहाँ है। जिसके बाद जूही चावला ने अपना परिचय दिया। जज ने जूही से पूछा कि वो किसके लिए जमानती बनकर आई, जिस पर जूही ने आर्यन खान का नाम लिया। मानशिंदे ने जूही का परिचय देते हुए कहा कि सर, जूही आर्यन को बचपन से जानती है, प्रोफेशनली भी जुड़ी हुई है। जिसके बाद जज ने कागज स्वीकार कर लिया और मानशिंदे ने जज का शुक्रिया किया। आज ऑर्डर की कॉपी मिली है हमें, और मेरे जो लीगल टीम है वो सब अभी बिजी है, सब डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करते हुए, और जब भी वो एक्सेप्ट होगी, कार्रवाई होगी, उसके बाद संभावना है। आपको लगता है कि आज रिलीज ऑर्डर मिल जाएंगे? कोशिश है। सर, आपने बताया कि श्योरिटी बॉन्ड बनेगा, वो थोड़ा प्रोसेस बता दीजिए। वो तो प्रोसेस मेरे जूनियर्स बताएंगे आपको, और मेरे ख्याल से शाम तक होना चाहिए, वही कोशिश है। आर्यन को बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिहाई तो दे दी, लेकिन साथ ही कई शर्तें रखी हैं, जिसे आर्यन को मानना होगा। 1 लाख रुपए की जमानत राशि भरनी होगी। आर्यन को हर शुक्रवार को एनसीबी दफ्तर आना होगा। जांच अधिकारी को बिना बताए मुंबई नहीं छोड़ सकते। किसी दूसरे आरोपी के संपर्क में नहीं रहेंगे आर्यन। एनडीपीएस कोर्ट की अनुमति के बिना देश के बाहर नहीं जा सकते। एनडीपीएस कोर्ट में पासपोर्ट जमा करना होगा।
आज रिहाई की कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है। ऐसे में उम्मीद है कि कल के दिन आर्यन मन्नत में दिखेंगे। मुंबई से अरविंद ओझा, विद्या और उमेश शुक्ला के साथ आज तक ब्यूरो। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक। मुंबई के आर्थर रोड जेल में आर्यन का एक एक दिन भारी पड़ा। 2 अक्टूबर से शुरू हुआ यह खेल 30 अक्टूबर तक पहुंच गया। आर्यन खान की गिरफ्तारी के 27 दिन, आर्थर रोड जेल में 21 दिन। इन 27 दिनों में एक फिल्मी सितारे का बेटा संदिग्ध हो गया, आरोपी बन गया। इन 27 दिनों में आर्यन खान के साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या बीता, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। तारीख पर तारीख, दलील पर दलील और आखिरकार 26 दिन बाद वो दिन आया जिसका शाहरुख खान का परिवार बेसब्री से इंतजार कर रहा था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन खान की जमानत पर मुहर लगाई तो परिवार की मानो मन्नत पूरी हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आर्यन खान को भले ही जमानत मिली हो, लेकिन वो बरी नहीं हुए हैं। न अनन्या के साथ हुई ड्रग्स चैट पूरी तरह खारिज हुई है, न ही आर्यन के ड्रग्स लेने के आरोप से वो पाक साफ निकले हैं। आर्यन के सलाखों के पीछे जाने की कहानी शुरू हुई थी 2 अक्टूबर की रात को, जब एनसीबी ने मुंबई से गोवा जा रहे एक क्रूज में हो रही पार्टी पर छापा मारा था, जहां आर्यन खान अपने दोस्त अरबाज के साथ पार्टी में शामिल होने पहुंचे थे। देर रात ड्रग्स मामले में आर्यन खान को एनसीबी ने पकड़ा तो 3 अक्टूबर को आर्यन खान, उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को एनसीबी ने गिरफ्तार किया। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। शाहरुख खान के बेटे आर्यन को एनसीबी ने अरेस्ट कर लिया है। आज दिन भर हुई पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। इसके बाद 4 अक्टूबर से कोर्ट में पेशी के साथ जमानत का सिलसिला शुरू हुआ। वकील सतीश मानशिंदे को आर्यन की रिहाई की जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन एक के बाद एक तारीख मिलती गई और आर्यन की जमानत खारिज होती चली गई। 8 अक्टूबर को आर्यन खान को आर्थर रोड जेल शिफ्ट किया गया। इस बीच एक के बाद एक सबूतों के दावे सामने आते रहे। एनसीबी फुल एक्शन में दिखी। आर्यन केस में शाहरुख के ड्राइवर से लेकर अनन्या पांडे तक से लंबी पूछताछ का दौर चला। हम आपको दिखाना चाहेंगे जो आर्यन खान है, यहाँ पर शाहरुख खान के बेटे हैं आर्यन खान, इसको लाया गया यहाँ पर और आर्थर रोड जेल में ये मेन गेट है और इसके अंदर ये गाड़ी दाखिल हो चुकी है। 11 अक्टूबर को आरोपियों के वकील ने विशेष अदालत का रुख किया। 13 अक्टूबर को आर्यन की जमानत याचिका एक बार फिर खारिज हो गई। जहां आर्यन खान को आज फिर जमानत नहीं मिली और शाहरुख खान के घर मन्नत में फिर से सन्नाटा छा गया। एनसीबी ने आर्यन पर एक के बाद एक कई संगीन आरोप लगाए। मामला महाराष्ट्र बनाम केंद्र सरकार का होने लगा। उद्धव ठाकरे ने दशहरे पर आर्यन की गिरफ्तारी को लेकर सवाल खड़े कर दिए की आपले पोलीस काहीच करत नाही आणि तिकडने जे काही इकडे पाठवतात तेच करतात। तुम्ही इकडे चिमूटभर गांजा तुम्ही म्हणजे ते हुंगत असताना माझ्या पोलिसांनी 150 कोटी रुपयाची ड्रग्स मुंबईत जप्त केलेली आहेत। महाराष्ट्रामध्ये सगळं काही, पण कोणाला तरी एक सेलिब्रिटी घ्यायचा आणि त्याला पकडला म्हणून ढोलकी वाजवायची, फोटो काढून घ्यायचे, पण हे माझे पोलीस, माझ्या महाराष्ट्राचे पोलीस धाडी टाकतायत, करोड रुपयाचा ड्रग्स पकडून देत आहेत, पण त्यांच्याबद्दल कोणीच काही बोलायचं नाही। 20 अक्टूबर को विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने आर्यन और अन्य आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। आर्यन को आर्थर रोड जेल में 12 दिन हो चुके थे और उनकी रिहाई का इंतजार बढ़ता जा रहा था। 21 अक्टूबर को जैसे ही परिवार को आरोपियों से मुलाकात की इजाजत मिली, शाहरुख खान सुबह सुबह आर्यन खान से मिलने आर्थर रोड जेल पहुंच गए। करीब 18 दिन बाद 18 मिनट शाहरुख खान ने आर्यन से बात की, जिसके बाद वो बिना मीडिया से बात किए चुपचाप आर्थर रोड जेल से वापस रवाना हो गए। शाहरुख ने आज आर्यन से जेल में जाकर मुलाकात की थी। आपको बता दें 30 अक्टूबर तक बढ़ी आर्यन की न्यायिक हिरासत। ये बड़ी खबर इस वक्त इस मामले में आ रही है। एनडीपीएस कोर्ट से जमानत न मिलने के बाद केस हाईकोर्ट में जा चुका था।
जहां अब शाहरुख की सारी उम्मीदें बॉम्बे हाईकोर्ट पर टिकी थी। इस बार दिल्ली से सीनियर वकील मुकुल रोहतगी को आर्यन की रिहाई की जिम्मेदारी सौंपी गई। 3 दिन तक दलीलों का सिलसिला चला। 2 दिन की सुनवाई के बाद भी जमानत पर फैसला नहीं आया। आज तक ब्यूरो। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।